टुडे आज हमने स्टडी करना द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सिंपलेस्ट एटम होता है, यानी कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो है एटम्स की वो हाइड्रोजन एटम की है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, उसको स्टडी करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एटम्स के मुकाबले में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अब इवन के हाइड्रोजन के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक प्रोटॉन होता है, लेकिन उसके बावजूद हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट होता है और उस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स और एनर्जी की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं। और मैंने ये भी लास्ट टाइम में इस बात का भी जिक्र किया था, ये भी रीज़न बताई थी कि क्यों डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर होता है उसकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो किसी भी एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है और उसके नतीजे में आपको डिफरेंट वेवलेंथ और एनर्जी की रेडिएशंस जो हैं वो मिलती हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है उसको ऑब्जर्व किया डिफरेंट वेवलेंथ रीजन्स के अंदर, और इसके लिए फिर एम्पिरिकल रिलेशंस जो हैं वो ड्राइव किए गए उन वेवलेंथ्स के लिए। लेटर ऑन फिर नील बोहर ने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सबसे पहली दफ़ा किसने, नील बोहर ने प्रेजेंट किया था, और जिसको हम कहते हैं कि उसका नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था। और वो नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक सेमी क्लासिकल थ्योरी थी जिसने उसने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, और फिर उसने बताया था कि हम एटम के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाल सकते हैं और किस तरह एटम के अंदर एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1885 के अंदर, इन 1885 में एक साइंटिस्ट था बामर जो था, इसने जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको स्टडी किया था फॉर विजिबल रेंज। स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर विजिबल रेंज। वैसे तो स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का वो सारी रेंजेस के अंदर आता है, लेकिन इसने जो है वो विजिबल रेंज के अंदर किया। तो इसने ऑब्जर्व किया कि मेन जो लाइंस है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, वो मेन लाइंस हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, जमाल बोल रहा हूँ। जी 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 जी, वो आपने किस में करवाना है एडमिशन? हाँ, आप ऐसे भी एक दो दिन दे ना, मैं फिर वो ज़रा चेक करके तो आपके एंड पे करवा दूंगा एडमिशन में। नहीं अभी नहीं, आपने फॉर्म जमा करवाया हुआ है? हाँ बस अब वो आप एक दो दिन देना, फाइनल होने ना, तो उसके बाद फिर मैं आपको करवा दूँ, मैं आपको बता दूंगा ना, फिर आप आ जाइएगा, आपका एडमिशन करवा दूंगा। हाँ ये मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ जी। ओके वेलकम। अच्छा, अब जो विजिबल रेंज के अंदर जो वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्व की गई, अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर ड्रा करूँ तो ठीक है, ये स्पेक्ट्रम के अंदर आप देखें कि आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी विजिबल रीजन के अंदर,
ठीक है, इसको कह लें कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये वायलेट है, ये अल्ट्रा वायलेट है, और इधर ये कुछ लाइनें एक दूसरे के करीब करीब होंगी, इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब इनकी जो वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग, इसकी लैम्डा 0.364 माइक्रोमीटर है। ये अल्ट्रा वायलेट जो है इसकी लैम्डा 0.410 माइक्रोमीटर है, और यहाँ पर ब्लू जो है इसकी लैम्डा 0.434 माइक्रोमीटर है, इसकी लैम्डा 0.8486 माइक्रोमीटर है, और इधर लैम्डा 0.656 माइक्रोमीटर है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो आप इस स्पेक्ट्रम के अंदर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लाइंस जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं इस लिमिट के ऊपर, लैम्डा 0. इस वेवलेंथ के ऊपर 0.664 माइक्रोमीटर। इसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट, कि जहाँ पर लाइंस आके कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो द पॉइंट where lines converging is known as series limit। तो इसको हम सीरीज लिमिट का नाम देते हैं, जहां पर इकट्ठी हो रही है ये वाली, इस जगह पर इसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट। अब बामर ने जो है वो एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया, ठीक है, और उस एम्पिरिकल फार्मूले से उसने डिस्क्राइब किया कि आप किस तरह वेवलेंथ जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम की विजिबल रेंज के अंदर। इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आर जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर n कोई इंटीजर है, ठीक है, अब n कोई इंटीजर है और उसकी वैल्यूज जो हैं इस n इंटीजर की वो जाएंगी, ये 2 तक है, 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज है ये वाली सारी, ये जो विजिबल में है, इसको हम कहते हैं बामर सीरीज। उसके बाद कुछ और सीरीज भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्कवर हुई, जिनको हम लेमैन, ब्रैकेट, पास्चन, फंड, ये सारी जो सीरीज थी वो बामर के बाद इनको भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया। तो बामर वाली जो सिर्फ थी वो सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर थी, बाकी जो थी वो अल्ट्रा रेड और इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड के अंदर जो है उनको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, जैसे अल्ट्रा वायलेट के लिए जो है वो लेमैन सीरीज थी 1/λ
R1 स्क्वायर माइनस 1/n²। और यहाँ पर n जो है वो 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगली सीरीज थी वो बामर थी, वो मैंने राइट डाउन कर दी है विजिबल रीजन के अंदर। फिर उसके बाद थी फॉर इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के लिए थी पास्चन, और ये थी 1/λ R 1/3 का स्क्वायर 1/n²। और यहाँ पे n 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन तक जा रहा। ठीक है जी। उसके बाद इससे नेक्स्ट थी फार इंफ्रारेड के लिए। तो इसके लिए फार इंफ्रारेड के लिए थी ब्रैकेट सीरीज, और ये थी 1/λ R 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो था 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज थे उसको हम कहते हैं फंड सीरीज, और ये भी फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर थी। फार इंफ्रारेड रीजन फंड सीरीज। ये थी 1/λ R 1 की पावर 5 स्क्वायर 1/n²। और यहाँ पर भी n जो है वो 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंट सीरीज जो है ये ऑब्जर्व हुई थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर, और इसके ये डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व होने की वजह ये थी कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो उसके नतीजे में जो है वो हमें डिफरेंट वेवलेंथ और एनर्जीज की रेडिएशंस जो हैं वो मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। ये बाय फिर रही थी मैडम? नहीं, ये आके खड़ी हुई थी काफी देर से, तो मैंने कहा चलेगा। अच्छा, तो मैं क्या कोई लोगों नहीं पढ़ने पर दे तो वैसे ही घर चले जाए, इधर खड़ा होना जरूरी है। अच्छा जी, ये ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि ये चांदी जो है वो आती है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट हमने आना है बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जहाँ से डिस्कस होना शुरू हुआ था, तो वहीं से फिर एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बात आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है वो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसको डिस्कस करना है। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसके कुछ पास्टुलेट्स थे। ठीक है, जिनके ऊपर बोहर का एटॉमिक मॉडल बेस करता है, और ये पास्टुलेट्स जो हम जो है मैट्रिक्स से जो है वो हमने पढ़ने शुरू किए हुए हैं और इनको हम पढ़ रहे हैं। तो उनमें जो पास्टुलेट नंबर 1 है,
पास्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी अलाउड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है, या क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उसके अंदर से रेडिएशन जो हैं वो निकलती हैं, यानी कि जब वो एक्सेलरेट हो जाता है या डी एक्सेलरेट होता है तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं। लेकिन बोर का मॉडल कह रहा है कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, और ये जो है इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल लॉ। और ये क्लासिकल लॉ से, क्योंकि क्लासिकल लॉ के मुताबिक जब भी चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, यानी कि उसके अंदर से रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है, पहला था। उसके बाद दूसरे में था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे कि जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। यानी कि इसका कहने का मतलब ये दूसरे पास्टुलेट का कि जो L है वो NH/2 पाई के बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। और यहाँ पर n जो है वो वेरी करेगा 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस n को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो है वो नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर अब ये एंगुलर मोमेंटम है, इसको मैं कहता हूँ Ln है। तो Ln जो है ये mn/v/n/r/n के बराबर है। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दूं तो mn/v/n/r/n NH/2 पाई के बराबर आ गया। H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, Vn वेलोसिटी है nth ऑर्बिट के अंदर, Rn रेडियस है nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। H प्लैंक कांस्टेंट, Vn वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, और Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये फार्मूला हमने कई दफा पहले इसको पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा पास्टुलेट जो है, तीसरा पास्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उसी सूरत में एनर्जी को रेडिएट करेगा अगर वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाता है और दो स्टेट्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो एटम में से फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो निकलेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF, ये एनर्जी निकल रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये लेवल E1 है, ये E2 है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है और फिर वापस आता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 क्रिएट हुआ है और इसके अंदर से रेडिएशंस HF जो है वो निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी F E2 माइनस E1 ओवर H के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसके बेसिक 3 पास्टुलेट्स हैं जिसके ऊपर पूरी बोहर थ्योरी जो है वो बेस करती है। पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। दूसरा कि जो अलाउड ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो अलाउड ऑर्बिट्स जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल हैं किसका? h/2 पाई का, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन ऑर्बिट्स का वो भी सबका डिफरेंट होगा।
एक एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ना एक ही एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का, यहाँ पर नहीं है। जिस ऑर्बिट के अंदर जाएगा वहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो अलग होगा। ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाएंगे तो तब ही एटम के अंदर से एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी। तो ये तीन जो हैं मेन बेसिक पास्टुलेट्स थे इसके बोहर के एटॉमिक मॉडल के। अब हमने इन्हीं पास्टुलेट्स की बुनियाद के ऊपर बोहर की जो थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम उसको डिस्कस करना है। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो बोहर की थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे कि रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन का उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है और ये आर इसका रेडियस है। ठीक है। तो ये वी वेलोसिटी के साथ जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अब इस न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कोलम्बिक फोर्स का नाम जो है वो देते हैं। तो ये कोलम्बिक फोर्स जो है एफ के क्यू वन और आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर के बराबर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर Q1 भी E है और Q2 भी E है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देता हूँ के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। के यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और एप्सिलॉन नॉट उसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास m है और ये मास m के साथ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब ये जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस हम फाइंड करना चाहते हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो से ऑर्बिट्स के अंदर किसी एक ऑर्बिट के अंदर तो ये फिक्स नहीं होता। ठीक है। ये पहले ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है। तो हर एक ऑर्बिट का रेडियस जो है फिर वो दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है। तो हमें कोई जर्नलाइज्ड फार्मूला निकालना। अब जाहिर बात है कि ये सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो फिर यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको कहते हैं ये एफ ई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये है एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको कहते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो कंपेयर कर लें 1 और 2 को। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो आर आर से कैंसिल हो गया तो के ई स्क्वायर ओवर आर एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को जर्नलाइज कर देता हूं फॉर nth ऑर्बिट। तो ये इक्वेशन मैं nth ऑर्बिट के लिए ले लेता हूं। तो एम वी स्क्वायर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन, और इसको मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर ए है।
अब यहाँ पर वी एन जो है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट के अंदर, इट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर एन जो है ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट। अब यहां से अगर मैं आर एन की वैल्यू निकालूं तो आर एन मेरे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर एन। इसको कह दें ये कि इक्वेशन नंबर बी है। अब बोहर का जो सेकंड पास्टुलेट है, बोहर का सेकंड पास्टुलेट जो है वो कहता है कि एम वी एन आर एन एन एच ओवर 2 पाई, और यहां से अगर वी एन की वैल्यू निकालूं तो एन एच 2 पाई एम आर एन के बराबर आ जाती है। अब यहां पर मेरे पास वी स्क्वायर एन एस बी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो इसको आई विल टेक इट स्क्वायर, उसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं, तो वी स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन। अब ये वैल्यू जो है उठा के इसकी यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आर एन के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन। इसके बराबर आ जाएगा, यहां से m एक दफा m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे m आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, m से काट गया तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से ये एक दफा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आर एन, हाँ आएगा आर, ठीक है। आप इसको इस तरफ ले जाएं तो आर एन जो है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर एन, ये जर्नलाइज रेडियस निकल आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। ये रेडियस निकला इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट के अंदर। अब यहां पर अगर मैं ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का अगर रेडियस फाइंड करना चाहता हूं
n1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। तो इसका रेडियस r1 h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर m, ये आ गया। इसके अंदर आप वैल्यूज रखें आप 6.63 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14 का स्क्वेयर, 9 ज़रब 10 की ताकत 9, 1.6 10 की पावर -19 और 9.1 10 की पावर -31। इधर स्क्वेयर आएगा, ठीक है जी। ये R1 आ जाएगा। अब आप ये सारा R1 जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.53 10 की पावर -10 मीटर, और इसको लिख सकते हैं R1 A0 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर। तो ये जो A0 है इसको हम नाम देते हैं बोहर रेडियस का, जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का होता है। इट इज नोन एज बोहर रेडियस। इसको आप जो है वो बोहर रेडियस का नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का जो होता है। तो अब आप इसी फार्मूले की बेस के ऊपर, ठीक है, ये जो हमारे पास आ गया है, तो यहां से Rn मेरे पास निकल आएगा A0 n स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर अब आप A0 n, अब यहां पर आप n को चेंज करते जाएं, यानी कि n को 1 रखें, n को 2 रखें, n को 3 रखें, n को 4 रखें, तो सारे ऑर्बिट्स का आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये n स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहां पर ये n स्क्वायर था इस जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने ऑर्बिट्स आ रहे हैं उनका आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का। और ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब यह है कि दीज आर क्वांटाइज्ड, एक वैल्यू नहीं है, हर एक ऑर्बिट के अंदर रेडियस की डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है जी। हर एनर्जी स्टेट के अंदर उसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम जो है वो जनरलाइज फॉर्म में यूँ लिख लेते हैं कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 0.053 नैनोमीटर, और यही इसके अंदर A0 की वैल्यू। ठीक है जी। तो ये आपने जो रेडियस है उसको बोहर एटॉमिक मॉडल का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करके दे। नो नेक्स्ट जो आगे हमने देखना है वो एनर्जी देखनी है इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट। ये इधर से मिटा दूं इसको। nth ऑर्बिट के अंदर जिस तरह nth ऑर्बिट में आपने रेडियस निकाला है उसी तरह आपने एनर्जी निकालनी है। तो अब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है टोटल एनर्जी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है nth ऑर्बिट के अंदर वो 1/2 mv² n के बराबर होगी। तो ये
तो यहाँ पर हमें पता है कि एम वी स्केयर एन, जब हमने इक्वेशंस फोर्स की हमने कंपेयर की थी तो हमारे पास आया था आर एन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इधर से जो है ये हमारे पास एम वी स्केयर एन के और आर के, तो यहाँ पर ये वैल्यू मैं रख दूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 1/2 के ई स्केयर ओवर आर एन के बराबर आ जाएगी। ये मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की है वो एक्चुअली वर्क डन है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जारी बात है कि आपको यहाँ पर इस बात का पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो आप वर्क डन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कहें कि इन्फिनिटी के ऊपर जीरो है, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर तो आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम ये यूज्यूम करेंगे कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, फिर दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर एन, यानी कि आप एटम से बाहर इसको ले जाएं इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, वो जीरो है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है न्यूक्लियस का उससे बाहर ले जाएं तो वहां पर जीरो है। तो इन्फिनिटी से आर एन तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। तो एफ ई डी आर, तो एफ ई यहां पर होगा के ई स्क्वायर ओवर आर, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी टू आर एन के ई स्क्वायर ओवर आर डी आर। ठीक है, नाउ अब के ई स्क्वायर तो वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/r² डी आर इन्फिनिटी टू आर एन। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी के ई स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर एन आर की पावर -2 डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के ई स्क्वायर -2 + 1 -1 इन्फिनिटी टू आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -के ई स्क्वायर 1/r इन्फिनिटी टू आर। तो पोटेंशियल एनर्जी के ई स्क्वायर 1/r -1 इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, नौ अब आपके पास टोटल एनर्जी जो ये मैंने यहां पर लिखी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो ये आ जाएगा ई एन 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर एन, nth ऑर्बिट के लिए ले लें के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो ये ई एन आ जाएगा मेरे पास के ई स्क्वायर ओवर 2r n। अब इसके अंदर आर एन की वैल्यू रखें तो आर एन की वैल्यू क्या है, n² h² डिवाइडेड बाई 4π² के m e स्क्वायर। तो ये ई एन मेरे पास आ जाएगा -1/2 के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4π² m के ई स्क्वायर ओवर h² मल्टीप्लाई बाई 1/n²। तो ये सारा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2π² m के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई n² h²।
ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के एन को 1 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकलेगी E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि En जो है वो आपके पास होगा माइनस E1 ओवर एन स्क्वायर, यानी कि En होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। अब यहाँ पर n को चेंज करते जाएं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपके पास एनर्जीज निकलती आएंगी। E2 निकल आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 9 ओवर 4, E3 निकल आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 9 एंड सो ऑन, और करते करते ये पहुंच जाएगी En माइनस E1 ओवर एन स्क्वायर, और E1 जो है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की। नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है कि अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है हमेशा। ठीक है जी, तो ये हमने जो है ये सारा देख लिया कैलकुलेट करके। बोहर के एटॉमिक मॉडल से आपने एनर्जी और कैलकुलेट करके देख लिया रेडियस। ठीक है, अब आगे हमने जो देखना है वो बोहर इंटरप्रिटेशन जो है उसको देखना है, लेकिन ये मैं अभी टाइम ओवर हो रहा है तो मैं अभी इसको यहाँ पर बोहर इंटरप्रिटेशन जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँ।